वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ सत्रीय कार्य 3 DECE 3 का असाइनमेंट जो 2020 और 21 वाला है उसका सॉल्यूशन शेयर कर रही हूँ। तो इसका पहला क भाग है, इसमें लिखा गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें कोई भी नहीं छोड़ना है, जो भी प्रश्न है सबके उत्तर देने हैं। इसमें 5 प्रश्न हैं। फिर उसके बाद भाग ख है, जिसमें से आपको 1, 2, 9 या 10 में से कोई एक अभ्यास कार्य करना है। और भाग ग में 6, 7 या 8 में से कोई एक अभ्यास कार्य करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम। भाग क में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक को 500 शब्दों में वर्णन कीजिए। पहला, बच्चे के आक्रामक व्यवहार से निपटना। तो इसका उत्तर है, बच्चों का आक्रामक व्यवहार स्वयं उनके लिए व बड़ों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इस प्रकार के व्यवहार से वे हठी हो जाते हैं और कभी भी ना वो आक्रामक हो जाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना, हमारे बच्चे भी ऐसे जिद करते हैं तो बुरा लगता है और हम सोचते हैं कि कहीं ये जिद ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो ये व्यवहार उनका सही नहीं है और उनका यह व्यवहार अन्य व्यवहार के मुकाबले जल्दी नज़र आता है। वैसे देखा जाए तो अधिकांश बच्चे आक्रामक होते ही हैं, परंतु धीरे धीरे वे अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। परंतु कुछ बच्चे यह नहीं कर पाते और अपने गुस्से में अपनी बातों और शारीरिक व्यवहार द्वारा वे दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और उनका यही व्यवहार आक्रामक व्यवहार कहलाता है। वे अपना गुस्सा निम्न तरीकों से व्यक्त करते हैं, जैसे चिल्लाना, दूसरों को पीटना, पैर पटकना, रोना, गलत भाषा का इस्तेमाल करना, नोचना आदि। इन बच्चों से दूसरे बच्चे या लोग डरते भी हैं और बचते भी हैं। वे दूसरों से सामाजिक संबंध भी नहीं बना पाते, अतः वे अप्रसन्न रहते हैं। अब इस व्यवहार से निपटना है, कैसे निपट सकते हैं हम, तो उसके बारे में बताया गया है। पहला, क्या कर सकते हैं हम, उसे दंडित करने पर जोर ना दें, क्योंकि शायद वह इसका आदी हो चुका है या चुकी है, तो उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि हम बच्चे को जैसे कि हाँ हम उसे पीट लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब उसे आदत ही हो गई इस तरह के व्यवहार की, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसे लगेगा कहीं पीट लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए, उसे दंड नहीं देना चाहिए। जब बालिका अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करे तब उससे बात करें और उसकी ओर ध्यान दे, ताकि उसे आक्रामक व्यवहार करने का मौका ही ना मिले, यानी कि उसका ध्यान बढ़ जाए। ऐसा होगा ना कि हम ये सोचेंगे कि है ना, बच्ची जैसे किसी बात पे गुस्सा है तो हम उसे दूसरी बातें करने लग जाएं, ताकि उसे ना समझ में ही ना आए कि मैं किस बात पे गुस्सा थी, उसे याद ही ना रहे। तीसरा, क्या कर सकते हैं, जब वह आक्रामक हो तो कोशिश करें कि उस पर ध्यान ना दें, और जब वह स्वीकार्य व्यवहार करे तो उसे शाबाशी दें, जैसे उसकी पसंद का कोई खिलौना या खाना दे दें। बच्ची के ऐसे व्यवहार पर ध्यान ना देना सही है जब तक वह दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब बच्ची को गुस्सा है ना, तो ऐसे देखो मत, उसकी तरफ ध्यान मत दो। लेकिन ना ऐसा नहीं है कि हम लापरवाही हो जाए। हमें ध्यान तब तक नहीं देना है जब तक वो किसी को नुकसान ना पहुंचा रही हो। अगर ऐसे लगे ना कि बच्ची किसी को नुकसान पहुंचा रही है तो तुरंत उस बात पे एक्शन लेना चाहिए हमें। ऐसा करने पर हम उसे जैसे पीछे से पकड़ सकते हैं और थोड़ी सख्ती से उसे बताएं कि वो गलत कर रही है, ताकि ना उसे समझ आए। नेक्स्ट क्या है, सामान्य व्यवहार करने पर उसे पुरस्कृत करें। उसे छोटी छोटी बातों पे किया, अच्छा वेरी गुड, ये चॉकलेट लो, मतलब इस टाइप में। इतना मतलब ज़्यादा दंड देना और पुरस्कार देना भी सही नहीं है, पर कभी कभी ना सामान्य व्यवहार करने पे उसे पुरस्कृत करना चाहिए। उसके परिवार से बातचीत कर पता लगाएं कि उसका यह स्वभाव क्यों है। शायद परिवार में हो रहे झगड़े या इसका कारण हो सकते हैं। और नेक्स्ट है, बच्ची को मारे पीटे नहीं, ना ही उसे दूसरों के सामने ना शर्मिंदा करें। अगर ऐसा होगा ना तो बच्ची क्या करेगी, वो गुस्सा उस टाइम तो छोड़ देगी, लेकिन बाद में ना कम नहीं होगा उसका गुस्सा बढ़ता ही रहेगा। अब पहले प्रश्न का दूसरा है, संचार की चाइल्ड टू चाइल्ड नीति। यह नीति क्या है, यह नीति बच्चे से बच्चे की कार्य नीति है कि
हम ना एक बच्चे को कुछ बताएंगे और दूसरे बच्चे को बताएगा, इस तरह से हमारी जो सूचना है, संचार है, वो फैलता है। कहा जाता है कि बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, उनको हम जैसे चाहें वैसे ही सांचे में ढाल सकते हैं। बचपन में नए विचार आदतें आसानी से सीखी जा सकती हैं, जो शायद बड़े होने पर हम ना सीख पाएँ। अतः इसके लिए विद्यालय या शाला पूर्व केंद्र अनुकूल व बढ़िया होता है। इसके कुछ सिद्धांत हैं जो निम्न प्रकार से हैं। इसका प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? बड़े बच्चों को शिक्षित करना और उनको प्रोत्साहित करना कि वे अच्छी आदतें व सही जीवन मूल्यों को ग्रहण करें, और अपने छोटे भाई बहनों को यह सिखाएं और उनकी देखभाल करें। बच्चों के ऐसे स्वास्थ्य निरोधक उपाय बच्चों को ऐसे स्वास्थ्य निरोधक उपाय सिखाएं जो उनके समुदाय के हिसाब से उपयुक्त हो। जैसे क्या सिखा सकते हैं हम? बच्चों में सीखने की जिज्ञासा रहती है, अतः वो नए नए प्रयोग करते रहते हैं, तो इनमें सामर्थ्य की भावना और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है इससे। अभी बच्चों की आदतें पक्की नहीं हुई हैं, तो वे नए विचार व मुक्त विचार व बातों को आसानी से ग्रहण कर सकेंगे। आगे जो बड़े बच्चे हैं वे छोटे बच्चे उनसे ना खुश होकर सीखते हैं। जैसे हम उन्हें कुछ सिखाएंगे वो कम सीखेंगे, और उनके भाई बहन अगर कुछ सिखाते हैं ना बच्चे को तो ज़्यादा सीखते हैं। तो इसलिए जो बड़े बच्चे और छोटे बच्चों के लिए अध्यापक के समान हो सकते हैं। जो बड़े बच्चे हैं ना, बच्चों के विचार व अभिवृत्तियों से अपना सिखाते हैं वो, जैसे बच्चे एक दूसरे बच्चे से सीखते हैं। प्रारंभिक वर्षों में सीखी गई आदतें जीवन भर साथ रहती हैं, जो जीवन मूल्यों के निर्माण में सहायक हैं। बच्चे परिवार व अभिभावकों तक पहुंचने के सेतु हैं। उनके माध्यम से हम उनके परिवार की भावनाओं व तरीकों को भी समझ सकते हैं। अब चाइल्ड टू चाइल्ड जो कार्यनीति है, उसमें कार्यकर्ता की क्या भूमिका है, हमें ये बताना है। यहाँ हम बच्चों को व्यवहारिक स्व सहायता कौशल सिखा सकते हैं, ताकि वे अपने परिवार में उनका उपयोग कर सकें। उन्हें यह समझा सकते हैं कि कैसा भोजन खाना अच्छा रहता है, बीज कैसे हम उगाते हैं, टीकाकरण का क्या महत्व है, जो कुपोषण से बीमारियां होती हैं, सफाई का महत्व आदि इसको उनको बता सकते हैं, ताकि वे खुद भी लाभ उठाएं और अपने आसपास और बच्चों को समझाएं। चूँकि बच्चे ऊर्जावान व क्रियाशील होते हैं, अतः उनको हल्का अल्पाहार बनाना, कटने जलने पर प्राथमिक चिकित्सा देना, जीवन रक्षक घोल, कंपोस्ट, आसपास की सफाई रखना, ये सब हम उन्हें सिखा सकते हैं, ताकि वे ना और बच्चों को भी सिखा सकें। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि यह नीति एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य नीति है। अब प्रश्न संख्या 1 का थर्ड भाग है, बच्चों को लेबल करने के क्या क्या प्रभाव हैं। अब लेबल करने का मतलब क्या है? विशिष्ट नाम देना। इसके लिए बच्चे पर अनेक प्रभाव भी पड़ सकते हैं, जो सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। जैसे हम किसी बच्चे को ना लेबल कर देते हैं कि जैसे ये बच्चा अंधा है, तो कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, तो कई बच्चे उसे नेगेटिवली भी ले सकते हैं। जैसे कोई सोचता है अच्छा उसने मुझे अंधा कहा, तो उसमें ना हीन भावना आ जाती है। लेकिन कई सोचते हैं अच्छा अंधा कहा, कोई नहीं मैं भी ये करके दिखाऊंगा आगे, ना उसमें सकारात्मकता भी आ सकती है। तो इसके नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हैं? पहला, लेबल करने से बच्चा अन्य बच्चों व लोगों से भिन्न हो जाता है। जैसे अगर किसी बच्चे में हल्का सा भी नेत्र दोष है और हम उसे अगर कहें अरे ये बेचारा तो अंधा है, इसे सुनकर ना उसके मन में अपने आप को अयोग्य समझने की भावना आ सकती है। दूसरा क्या होता है? लेबल स्थायी भी हो जाता है। यानी जैसे अगर बच्चे को थोड़ा थोड़ा ना आगे चलकर उसकी क्षमता में सुधार भी हो जाएगा, लेकिन हम उन्हें कहेंगे वही अपंग, तो उसी श्रेणी में रखा जाएगा, जो सही नहीं है। तीसरा, लेबल करना ना एक दाग लगाने जैसा, यानी लेबल के नाम से पुकारने पर बच्चों को लज्जा आती है। जैसे वो अनुभव ना उसे परिवार व दोस्तों से जुड़ने नहीं देते। जैसे कि अच्छा वो अंधा, जैसे हम कहते हैं ना उसकी बात तो अंधा, तो उसे ना थोड़ी झिझक सी लगती है। चौथा क्या हो सकता है? लेबल गलत हो सकते हैं। जैसे अगर किसी जांच में गलती में पता लगा कि अपंगता है तो सही इलाज ना मिले उसका, तो ये अपंगता है। तो ये चीज़ें ना, ये भी लेबल करना गलत हो जाता है कि जब ये अंधा नहीं था और उन्होंने कहा कि इसकी आंखों की रोशनी जा रही है, तो ये सब इसका नकारात्मक प्रभाव है। पांचवा क्या हो सकता है? इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? अध्यापक अभिभावकों पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे ये लोग सोचते हैं कि ये बच्चा तो अंधा है, तो इसे तो कुछ दिखेगा ही नहीं आता, इसे ना कुछ समझाने की कोशिश करते ही नहीं है।
पर ये सोचना गलत है, भविष्य के बच्चे के भविष्य के लिए बहुत गलत है, क्योंकि उसे अगर हम सिखाएंगे नहीं तो आगे आगे के लिए वो सीखेगा क्या। अब आता है इसके सकारात्मक प्रभाव। पहला है, इसमें आम लोगों द्वारा विशिष्ट जो बच्चे हैं उनकी ज़रूरतें स्पष्ट हो जाती है, कि हमें पता लग जाता है कि अच्छा इसके लिए हमें ये करना है। दूसरा क्या है, लेबल करने से विशेष बच्चों से संबंध पेशेवर लोग आम भाषा को संकेतों द्वारा एक दूसरे को समझा सकते हैं। तीसरा है, लेबलीकरण से विशिष्ट बच्चे के उपचार की नीतियां निर्धारित की जा सकती हैं। इस प्रकार लेबलीकरण या लेबल करने के अनेक प्रभाव हैं, और जो कि सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही हैं। अब फोर्थ है इसका, फर्स्ट का ICDS कार्यक्रम में प्रदान की जाने वाली सेवाएं क्या क्या हैं। भारत में 1974 में सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति का प्रतिपादन किया, जिसमें 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम है उसकी योजना बनाई गई। इसका पूरा नाम क्या है, समेकित बाल विकास सेवा या ICDS। इसकी जो सेवाएं हैं वो ये हैं, देखो, पहला है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषणात्मक और स्वास्थ्य स्तर को सुधारना। नेक्स्ट है बच्चों के सही मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और स्वास्थ्य स्तर को सुधारना। नेक्स्ट है मृत्यु, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों के आयतन को कम करना। बच्चों के मनोवैज्ञानिक सामान्य स्वास्थ्य की स्थापना करना। उसमें ना पोषणात्मक आयतन को कम कर माताओं को समुचित पोषण व स्वस्थ शिक्षा देकर उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करने के सामर्थ्य में वृद्धि करना। नेक्स्ट है बाल विकास को बढ़ावा देना और उसके लिए सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं उनके साथ समन्वय करना आदि। अब आ गया प्रश्न संख्या 2। ये क्या है, ये है इसका कै भाग है, भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के क्षेत्र में ताराबाई मोदक के योगदान पर चर्चा। तो अब इसका उत्तर है, पद्म भूषण सम्मानित श्रीमती ताराबाई मोदक ने जो शालापुर शिक्षा के क्षेत्र में ना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, तो उनके बारे में ना थोड़ा बहुत लिख देना है। जैसे वे राजकोट की महिला कॉलेज में प्रधानाचार्य थी, वे महान शिक्षाविद गीजूभाई बड़ेका से मिली और उनसे इतना ना इम्प्रेस हुई कि वे अपने पद से इस्तीफा देके और उनके साथ काम करने लगी, और दोनों ने मिलकर ना शालापुर शिक्षा की महत्ता को पहचानते हुए भारत में इस दिशा में ना आंदोलन शुरू किया। विद्यार्थी जो अध्यापक हैं, जो अध्यापक बनने की शिक्षा ले रहे हैं ना जो विद्यार्थी, उनके लिए अनिवार्य साहित्य निर्मित किया। 1925 में पूर्व प्राथमिक अध्यापकों के लिए देश में पहला प्रशिक्षण कॉलेज प्रारंभ किया गया। इसके प्रचार के लिए एक सोसाइटी भी बनाई गई। उस सोसाइटी में ना मासिक जर्नल निकाला, अध्यापकों, अभिभावकों इन सब के लिए ना शिक्षा सामग्री निकाली। उनके लिए इस आंदोलन की आलोचना भी हुई, क्योंकि कई लोग कहते थे कि जैसे इनमें शिक्षण जो सामग्री बनाई है ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये सिर्फ धनी लोगों के लिए है। इससे उन्होंने क्या किया, आलोचना से ताराबाई मोदक को एक चुनौती की तरह लगा और उन्होंने हरिजन बस्ती में एक बालवाड़ी खोली। फिर इसके बाद उन्होंने बम्बई में शिशु गृह नाम से भी एक केंद्र खोला। बॉडी में ग्राम बाल शिक्षक केंद्र की स्थापना। किस तरह से उन्होंने ना बहुत काम किए थे बच्चों की शिक्षा के लिए। वे बालवाड़ी की संकल्पना की प्रवर्तक भी थी। बॉडी में उन्होंने 2 प्रकार की बालवाड़ी स्थापना की, एक तो केंद्रीय बालवाड़ी, दूसरी आंगन बालवाड़ी। ये दोनों ना अलग अलग थी, तो उस बारे में हम थोड़ा लिख देंगे। नेक्स्ट है, इन्होंने चरागाह स्कूल की संकल्पना को बनाया था, जिसमें जो बच्चे ऐसे रहते हैं ना, गाय भैंस चराने जाते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते, तो वहाँ जाके पढ़ाते थे लोग ना, प्रशिक्षण प्राप्त करके विभिन्न गाँव में पढ़ाने जाते थे। कोशाबाद में उन्होंने प्रशिक्षण जो केंद्र है उसको भी बढ़ाया था, वहाँ पे भी बनाया उन्होंने। तो शालापुर शिक्षा के क्षेत्र में ताराबाई मोदक का आंगनबाड़ी की संकल्पना का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अतः ICDS की योजना में आंगनबाड़ी उन्हीं की देन है। अब दूसरे का ख भाग है, मोबाइल क्रैश की अद्वितीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोबाइल क्रैश क्या है? मोबाइल क्रैश के कार्यकर्ताओं में विभिन्न कौशल होते हैं जो मोबाइल क्रैश को बच्चों के लिए सुगम बनाते हैं। मोबाइल क्रैश की अद्वितीय विशेषताएं क्या क्या हैं? पहली है, इसके जो कर्मचारी है ना वो हर परिस्थितियों में काम कर सकते हैं, वो कितनी भी भीषण हो। तो
वो वहाँ जैसे जहाँ रहते हैं, रेत कंकड़ पहाड़ सब रहते हैं, पर वहाँ पहुँचने के लिए यातायात भी नहीं होता, फिर भी ना वो वहाँ पे इन अस्थायी केंद्रों में पहुँच जाते हैं। उनका निर्माण करते समय अपेक्षित सुविधाएं भी नहीं होती है, जैसे शौचालय वगैरह, पर वो काम करते हैं मेहनत से। दूसरा है, चूँकि यहाँ आने वाले बच्चों की माताएं उनकी शिक्षा से परिचित नहीं होती, अतः बच्चे को लेने कार्यकर्ता जाता है और उनके परिवार से मिलता है। इससे उसे बच्चे की समस्या का समाधान करने हेतु परिवार से भी सलाह मिल जाती है। नेक्स्ट है, केंद्र में जो 20 से 30% बच्चे मजदूरों के आते हैं, तो ये मजदूर बदलते रहते हैं। तो आए बच्चे, 10 बच्चे आए, उन्होंने पढ़ा, फिर थोड़े दिन बाद वो 10 बच्चे चले गए, फिर 10 जो नए मजदूर है उनके बच्चे आ गए, तो बदलते रहते हैं। तो कार्यकर्ता के लिए भी ना ऐसे रहता है कि अब जो नए आए उन्हें भी सिखाना पड़ता है, तो सब चीज़ कार्यकर्ता के लिए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्रैश कार्यकर्ता है वह सारा प्रशिक्षण कार्यालय यानी कि ऑन ड्यूटी ही मिलता है, जैसे वो अपना काम करता है ना, तभी वो सारा प्रशिक्षण मिलता है। तो ये भी उनकी ना एक समझो कि विशेषता है, क्योंकि उनका ज्ञान लगातार बढ़ता रहता है, उनका प्रशिक्षण ही होता रहता है काम के दौरान भी। अब नेक्स्ट, कार्यकर्ता स्वयं सहायक जो शिक्षण सामग्री है ना एकत्रित करते हैं, जैसे उन्हें ना कुछ सामान बाहर से ज़्यादा मिलता नहीं है, जैसे आजकल स्कूलों में इतना सामान मिलता है, उन्हें खुद से खेल वेल की चीज़ें ना बच्चों के लिए बनानी पड़ सकती हैं, कि मेरे पास ये सामान है, इन्हीं से बच्चे कैसे खेलेंगे। तो गत्ते, डब्बे, पुराने अखबार, इन सब से वो बना सकते हैं, तो वो अपने आप में ना आर्टिस्ट टाइप में बन जाते हैं। नेक्स्ट है, सहायक और पर्यवेक्षी उपायों से बच्चों की उच्च कोटि की देखभाल सुनिश्चित है। अब गय है दूसरे का, बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत किसी एक संगठन की गतिविधि का वर्णन, तो हम इसमें करेंगे निपसेड। निपसेड क्या है? राष्ट्रीय जन सहयोग व बाल विकास संस्थान। यह है मानव संसाधन व विकास मंत्रालय के महिला बाल विकास विभाग के विभिन्न बाल विकास कार्यक्रमों की योजना बनाते हैं और उनके कार्यान्वयन में मदद करते हैं। इसके अंतर्गत ना 3 केंद्रीय जो क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना की गई है, जो बेंगलोर, गुवाहाटी व लखनऊ में है। इसके अलावा भी कई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में निपसेड की मदद के लिए संस्थान है, और जो संस्थान है ना बाल विकास से जुड़े मुद्दों पर कार्यक्रम इनमें होते रहते हैं। इसके कर्मचारी जो हैं, निपसेड प्रशिक्षण देता है, ICDCS के जो कर्मचारी हैं ना इनको, और सहायक संगठनों के द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें ना जो अधिकारी को वह स्वयं प्रशिक्षण देता है, इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देता है। बच्चों को सेवा देने वाले जो स्वयंसेवी संगठन है उनसे ये लगातार ना संपर्क में रहता है, ताकि ये संगठन अपनी सेवाएं सही प्रकार से दे पाएं। यह एक प्रकार से सरकारी व स्वयंसेवी संगठनों के मध्य सेतु की तरह काम करता है। समय समय पर बाल विकास के मुद्दों का अध्ययन और मूल्यांकन करता है। यह अनुसंधान करने वाले जो संगठन है उनको अनुदान भी देता है। यह बच्चों के हित, सामाजिक विकास के लिए कार्यक्रमों की प्रगति, सफलता के मूल्यांकन में सरकार की मदद करता है और समस्याओं से निपटने के लिए उपाय भी बताता है। हमारे देश में कई विश्वविद्यालय व अनुसंधान संस्थान जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, यह उसके लिए भी मदद करता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है प्रश्न संख्या 3। इसका क्या भाग है? बच्चे के विकास पर दृष्टि दोष का क्या प्रभाव हो सकता है, चर्चा कीजिए। उत्तर क्या है? दृष्टि दोष का मतलब होता है जैसे आंखों से संबंधित कोई बीमारी होती है, तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? भाषाई विकास पे दृष्टि दोष का बच्चे की भाषा पर प्रभाव पड़ता है, परंतु अगर बालिका को श्रवण शक्ति सही है ना, तो वो उसकी मौखिक भाषा तो सही होगी, पर लिखित व मौखिक भाषा को प्रभावित कर सकती है। जैसे बोलते समय हम हाव भाव जैसे बोलते हैं, इशारे करते हैं, हमारा एक्शन जो अलग अलग होता है ना, वो सब बच्चा देख नहीं पाएगा तो कैसे सीखेगा, तो वो नहीं कर पाएगी। एक ही जैसे बोलते टाइम ना एक तरह से ही वो हाव भाव करती है। सामान्य भाषा लिखित में परेशानी होती है तो वह 6 बिंदुओं पर ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं। उनके लिए एक स्पेशल लिपि बनाई गई है, ब्रेल लिपि, उससे पढ़ाई करते हैं वो, तो उन्हें समझ आ जाता है। दूसरा, संज्ञानात्मक विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें ना सामान्य दृष्टि वाले जो बच्चे हैं उनकी तरह ना संज्ञात्मक विकास पे प्रभाव पड़ता है। से अनुभव क्या है? सामान्य बच्चे अपने आसपास की दुनिया को देख समझ सकते हैं, पर ये बच्चे नहीं देख सकते हैं, तो एक दूसरे को देख के जो धारणा बनाते हैं ना, वो ये जो स्पेशल बच्चे सिर्फ छू के बना सकते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ क्या है, कैसी, क्यों उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे ना उनको
थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में। उसे उद्दीपन या प्रेरण के अधिक अवसर देने होंगे, मानसिक विकास के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अतः बच्चे को उत्प्रेरण पालनकर्ता के प्रयासों द्वारा ही कार्य करवाना चाहिए। इन प्रयासों से बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों को बेहतर बनाकर सूक्ष्म विभेदीकरण भी कर सकते हैं। तीसरा, शारीरिक क्रियात्मक विकास। ये क्या है? क्षीण दृष्टि वाले बच्चे का शारीरिक क्रियात्मक विकास सामान्य बच्चों की भांति होता है, परंतु पूर्ण दृष्टि दोष में बच्चे को कई परेशानियां आती हैं, जैसे किसी वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, घुटनों पर चलना, खड़े होने में देरी होना, ये सब ना। उसे ये सब सीखने में टाइम लगता है, जगह की समझ बनानी पड़ती है, आना जाना। एक तो सीधा सीखे बच्चा, एक बच्चा है उसे हमें प्रशिक्षण दे, तो वो उस पर निर्भर करता है कि हम कैसे सिखा रहे हैं, कैसे बच्चा सीख रहा है। जन्मांध और बाद के वर्षों में जो दृष्टि दोष होता है उससे ग्रसित बच्चे हैं, उनमें भी काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि जो बच्चे बाद में अंधे होते हैं ना, वो तो पहले कुछ चीज़ देख चुके होते हैं, तो किसी के बारे में भावना कई चीज़ बनाने के लिए ना वो सक्षम होते हैं, उनमें थोड़ी समझ होती है। लेकिन ना कहा जाता है कि ये जो बच्चे होते हैं इनमें एक छठी इंद्री भी होती है। ये ये ना ये पूरी तरह सही नहीं है। कई लोग कहते हैं ना इसीलिए तो इनको समझ आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ इसलिए है कि ये लोग ना सोचते हैं, उस दिशा में ध्यान केंद्रित करके सीखते हैं, इसलिए ये ना सब अपनी इंद्रियों का संपूर्ण प्रयोग कर पाते हैं। नेक्स्ट, क्या प्रभाव पड़ता है? सामाजिक भावात्मक विकास पे प्रभाव पड़ता है। यह भी समाज और परिवार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। जैसे पालनकर्ता स्नेहपूर्ण व्यवहार करेगा और अंतःक्रियाएं करेगा तो बच्चा आराम से रहेगा वहाँ पे। सीखने में भी उसे ना थोड़ा समझ आएगा, कोई प्यार से सिखाएगा तो वह खुद भी सीखेगी, दूसरों को स्नेह देगी, आगे जाके समाज से अच्छे संबंध बनाएगी। और सेम वही, अगर वो उदासीन रहे तो बच्चे का मजाक उड़ता रहेगा और बच्चे में विश्वास की भावना नहीं आएगी, वह हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे। तो इसलिए सामान्य बच्चों की भांति ऐसे बच्चों को भी सकारात्मक अनुभव जरूर देने चाहिए, क्योंकि इससे क्या उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और नकारात्मक का जो अनुभव है उनसे उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है नकारात्मक अनुभव को वह अपनी ताकत भी बना ले, ये भी हो सकता है। अब प्रश्न संख्या 3 का ख भाग है। आप एक समावेशी विद्यालय में अध्यापिका हैं और अपने बच्चों के समूह के अल्प बौद्धिक क्षमता वाला बच्चा है, तो आप इस बच्चे की स्मरण शक्ति, एकाग्रता, भाषा, व्यवहार संबंधी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए जो योजना या कार्य पद्धति अपनाएंगे उसका वर्णन कीजिए। अब जो मानसिक मंदता है, मानसिक रूप से अक्षम बच्चे हैं, वे हैं कि जिनका जो मानसिक बौद्धिक स्तर अपनी उम्र के बच्चों से कम होता है। तो इन बच्चों को ना घर पे प्रशिक्षण के बाद साला पूर्व संस्था में सही से प्रशिक्षण मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए स्मरण शक्ति, एकाग्रता, ये सब ना इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला, स्मरण शक्ति के लिए क्या करेंगे, इन बच्चों की जो स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, पर चीज़ याद दिलाने के लिए उन्हें ना बार बार बोलना ज़रूरी हो जाता है। जैसे एक कविता की 4 लाइनें हम बार बोलेंगे, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन जो स्पेशल बच्चे हैं ना उसे थोड़ी कठिनाई होती है। कविता, रंग, कुछ भी चीज़ हो, उन्हें उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जो भी उन्हें सिखाता रहे तो उसे बार बार दोहराना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्या बताना हमें? एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब है सामान्य बच्चे नई चीज़ों को जल्दी से सीख सकते हैं, क्योंकि वो कार्यों पर ना एकाग्रता से ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जो वहीं पे जो मानसिक मंदता वाले बच्चे हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है, चीज़ें सीख तो जाते हैं लेकिन उन्हें थोड़ा समय लगता है। पर ऐसा नहीं है कि बच्चा जानबूझ के कर रहा है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा होता, उसे प्यार से बैठाकर समझाएंगे, ध्यान केंद्रित कर सकेगा। इसलिए हमें ना धैर्य ना खोकर उसे बार बार किसी एक चीज़ के बारे में समझाना चाहिए। जैसे एक बच्चे के समूह को कंकड़ जमा करने को कहेंगे तो जो स्पेशल बच्चा है तो हमें उसकी जाके सहायता करनी चाहिए। हो सकता है वह हमारे हटते ही दोबारा वापस से कंकड़ को बिखेर दे, लेकिन हमें धैर्य नहीं खोना और दोबारा उनको हम समझाएंगे तो बच्चे समझ सकते हैं। तीसरा, भाषा। भाषा पे क्या कर सकते हैं हम? ऐसे बच्चों की भाषा विकास सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत धीरे होता है। ध्यान देने के अभाव में इनको और ज़्यादा परेशानी हो सकती है, तो केंद्र में हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसके लिए गाना, कविता सुनाना, कहानी, आपसी बातचीत, ये सब बच्चे को अगर समझ आए या ना आए, परंतु इन क्रियाओं में उसे शामिल हमें ज़रूर करना है। बच्चे बोलने से पहले सुनना समझना सीखते हैं,
इसलिए बच्चे को ये सब का भाग बनाना ही है हमें। जैसे हम बच्चे से कहेंगे मुझे यह चीज़ चाहिए, मुझे खाना खाना है, उसे बार बार दोहराने को कहें ताकि भाषा पर उसकी पकड़ हो जाए। नेक्स्ट है व्यवहार। व्यवहार पे क्या कर सकते हैं, प्रत्येक बच्चों का व्यवहार अलग अलग होता है। मानसिक मंदता वाले बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याएं अधिक होती हैं। वैसे तो सब बच्चों में होती हैं, पर इस बात पे पालनकर्ता के रवैये पर भी निर्भर करता है। अगर वे उसके प्रति कठोर है तो बच्चे का व्यवहार भी ऐसा ही दिखेगा। तो केंद्र में क्या अपना सकते हैं हम, केंद्र में बच्चों को महसूस कराएं कि उसको केंद्र में माता पिता का, केंद्र में भी और घर पे भी माता पिता का पूरा प्यार मिल रहा है। उसके साथ थोड़ा समय गुजारें, और जो स्पेशल बच्चे हैं उनसे ऐसी अपेक्षा रखें जो वो पूरी कर पाएँ। बच्चे को यह बताएं कि है ना उसे क्या करना है और उसके भाव भाव कैसे रहें, और उसके साथ ना क्रिया में भाग लें। उसे क्रिया समझाने में भी मदद करें। एक समय में ना एक ही चीज़ बताएं, क्योंकि ये बच्चे जल्दी नहीं सीख पाते हैं। अपने नियमों का कठोरता से पालन करें, यानी बच्चों की जिद के कारण अपनी ना को हाँ में ना बदलें। उसके सामने दृढ़ रहें। बच्चे को उसके गलत व्यवहार के परिणाम के दुष्प्रभाव के बारे में पहले ही समझा दें। बच्चा अगर अनुपयुक्त व्यवहार करना बंद ना करे तो उसे समझाएं, और वह अपने व्यवहार पर नियंत्रण करे तो उसकी प्रशंसा भी करें। जो इस प्रकार के कुछ हम उपाय कर सकते हैं मंदबुद्धि बच्चे के साथ। प्रश्न संख्या 4 आ गया। आप शाला पूर्व केंद्र में अध्यापिका हैं। बच्चों के भूमिका अभिनय के अवलोकनों और उनके साथ बातचीत में आपको ज्ञात होता है कि बच्चे अपना काफ़ी समय मोबाइल फ़ोन पर कार्टून व फिल्में, गानों के वीडियोस देखने में खर्च करते हैं। तो अब उसके लिए आप जो स्क्रीन टाइमिंग के लिए आप क्या बताएंगे माता पिता को, वो बताना है हमें। तो पहला हम कर सकते हैं 3 चीज़ें हैं। छोटे बच्चों पर स्क्रीन टाइमिंग के हानिकारक प्रभाव की चर्चा करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करेंगे उसकी चर्चा कीजिए। संदेश को संप्रेषित करने के लिए अपनी विधि के साथ कौन सी संचार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे वो बताना है। इस चर्चा में शामिल विषय वस्तु को पॉइंट के रूप में हमें सूचीबद्ध करना है। तो पहला है छोटे बच्चों पर स्क्रीन टाइमिंग के हानिकारक प्रभाव की चर्चा करने के लिए हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। व्याख्यान क्या होता है, हम केंद्र में अपनी बात व्याख्यान विधि द्वारा प्रस्तुत करेंगे। यह संचार की प्राचीन व परंपरागत विधि है। जब हमारे केंद्र में एकत्र हुए कुछ लोगों को हमें महत्वपूर्ण जानकारी देनी होती है तो यह विधि उपयुक्त है। इसमें प्रेरक या प्रेषक द्वारा बोला जाता है, प्राप्तकर्ता जानकारी ग्रहण करता है, यानी संचार एक तरफा होता है। व्याख्यान आयोजित करना, तो अब हमें इसके अंदर लिख देना है कि व्याख्यान आयोजित कैसे करना है। तो उसका पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये सब हमें लिख देने हैं। तीसरे चरण में संदेश है, तो आप ये सब लिख सकते हैं। अब इसके दुष्प्रभाव हम जो बताएंगे वो वाले हम लिख देंगे कि अगर ज़्यादा टीवी के सामने बैठे रहेंगे तो नज़र कमज़ोर हो सकती है, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। बच्चे पूरे दिन टीवी पे बैठे रहेंगे या फ़ोन पे बैठे रहेंगे तो हिलना डुलना कम हो जाता है, तब वे मोटापे का शिकार होते हैं और उनको अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। हिंसात्मक कार्यक्रम देखकर उनका स्वभाव आक्रामक हो सकता है। धूम्रपान, नशे जैसी चीज़ों की आधी अधूरी जानकारी अगर जैसे बच्चे देखते हैं ना, उन्हें समझ में तो आता नहीं है, तो वो उनके भविष्य को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए माता पिता सुनिश्चित करें कि बच्चे का स्क्रीन टाइमिंग सुनिश्चित हो। अब ख का क्या है, हम अपने संदेश को संप्रेषित करने के लिए हमने जो संचार सामग्रियां हैं वो क्या क्या हैं, चार्ट। हमने चार्ट पे कुछ जानकारियां नोट करेंगे और स्क्रीन टाइमिंग के दुष्प्रभावों को दर्शाएंगे। जैसे ये फ्लैश कार्ड है, फ्लैश कार्ड लिया है, इस पे हमारे द्वारा दी गई जानकारी सभी को सामने दिखाई दी जाएगी ताकि हम सही सही समझा सके। तो हम ये फ्लैश कार्ड बना देंगे और इन पे जो भी जानकारी है वो सामने की सामने हम दिखाएंगे और माता पिता हैं जो भी आएंगे वहाँ पे वो देखते जाएंगे। इसकी विषय वस्तु क्या रहेगी, पहला, बच्चे हिंसात्मक दृश्य देखते हैं तो उनका व्यवहार आक्रामक हो जाता है। ज़्यादा समय स्क्रीन टाइमिंग से आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, चश्मा लगाने की नौबत आ सकती है। बच्चे एक जगह पूरे दिन बैठे रहेंगे, शारीरिक गतिविधि नहीं हो पाएगी, मोटे हो जाएंगे। बच्चे वे चीज़ें देखते जो उम्र के हिसाब से सही नहीं है तो अधूरा ज्ञान है, जो भी बिल्कुल गलत है। बच्चों का ध्यान टीवी फ़ोन में ही उलझा रहता है, वे तो उन्हें मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 5। शाला पूर्व अध्यापिका होने के नाते निम्नलिखित विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे के माता पिता को उनके बच्चे की
देखभाल, प्रारंभिक उत्प्रेरण व प्रशिक्षण के संबंध में आप क्या सुझाव देंगे? पहला तो है स्वर्ण दोष वाला 4 वर्ष का बच्चा, मतलब जो सुन नहीं सकता। दूसरा प्रमस्तिष्क घात वाला। तो पहला श्रवण दोष वाले को हम क्या देंगे? बच्चे की श्रवण क्षमता को सुदृढ़ एवं श्रवण कौशलों को विकसित करना। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं माता पिता? बच्चे की अवशिष्ट श्रवण क्षमता को इस्तेमाल करना, उसके उपयोग से बच्चे को बोलना सिखाना ही श्रवण प्रशिक्षण है, जो आराम से घर पे कर सकते हैं। जैसे सुनने की क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं। सुनने की क्षमता क्या है? माता पिता को समझाएं कि बच्चे चाहे प्रतिक्रिया दे ना दे, उन्हें बातचीत करते रहें। घर पर सामान्य रोजमर्रा की जो दिनचर्या है बच्चों के साथ बात करते रहें। बच्चा धीरे धीरे ही ध्यान आकर्षित होगा और वो बोलना सीख सकता है। सुनने की क्षमता का प्रयोग कैसे करेंगे? जब बच्चे से बात करें तो पूरे पूरे वाक्य बोलें। बच्चा चाहे बच्चा बड़े वाक्य समझे या ना समझे, बच्चा कितना ही छोटा हो, लेकिन ना उनके साथ ऐसे बात करें पूरे वाक्य में। जैसे अगर आपको कहना हो खाना खाना है तो उसे कहें अरे बेटा सोनू अब आके खाना खा लो। उसे ये नहीं कहना कि खाना खाओ। इसलिए वाक्य दोहराएंगे तो उससे भी उसे प्रोत्साहन मिलेगा और उससे भी वाक्य दोहराने को बोले। तीसरा, सांकेतिक भाषा व अंगुली वर्तनी का प्रयोग। सांकेतिक भाषा का मतलब है जैसे हम बोलते हैं ना तो कुछ इशारे करते हैं, तो उन्हें बताएं कि जैसे बच्चे की श्रवण शक्ति कमज़ोर है तो इशारे भी करें साथ में, ताकि बच्चे को ना थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षण मिलता रहे। इस प्रकार हम घर पर ही स्वर्ण दोष वाले बच्चे का प्रशिक्षण कर सकते हैं। दूसरा, प्रमस्तिष्क घात वाला 4 वर्षीय बच्चा है, वो उसके लिए क्या कर सकते हैं? निगलना सिखाएंगे। इस बीमारी में बच्चे के मुंह से लार रिसती रहती है और बच्चे को थूक निगलने में परेशानी होती है। अतः माता पिता द्वारा बच्चे को सिखाया जाए कि जैसे होठ बाहर की ओर खींचें, फिर खाना मुंह में लें, मुंह बंद करके मुंह से खाना बाहर नहीं आएगा। इस तरह अगर हम उसे सिखाएंगे तो बच्चा ना आराम से सीख जाता है। दूसरा, हम क्या कर सिखा सकते हैं? इस बीमारी से ग्रसित बच्चे को फीका खाना देना ही सही रहता है, क्योंकि ज़्यादा मीठा और तीखा खाना खाने से ज़्यादा मुंह से लार निकलेगी। और ये बच्चे जो अभी स्पेशल चाइल्ड होते हैं प्रमस्तिष्क घात वाले, तो इनको क्या परेशानी होती है, तो प्रारंभ में गाढ़े तरल पदार्थ जैसे सूप दूध आदि दें जो निगलने में आसान हो। अब उसे अपने आप ही खाने को प्रोत्साहित करें। जैसे कई माता पिता क्या करते हैं कि बच्चा गिरा रहा है तो खुद खिलाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, बच्चे को खुद से खाने देना चाहिए। अगर बच्चा प्रयास करेगा तो शायद ये समस्या दूर हो जाएगी, तभी वह सीखेगा। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? शौचालयों का उपयोग करना सिखाएं। ऐसे बच्चों को अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रहता है, अतः वे शौचालय में अकेले बैठने में परेशानी होती है उन्हें। तो माता पिता को चाहिए कि जैसे सहायक सामग्रियाँ कमोड वगैरह आजकल आते हैं तो वो इस्तेमाल करें, ताकि बच्चा आराम से स्वयं शौचालय का इस्तेमाल करने लायक हो जाए। हाथों की क्रियाओं में सामंजस्य। अब इसके लिए माता पिता को समझाएंगे कि बच्चों को ना खिलौने या कोई वस्तु मोड़ना, पकड़ना, दबाने के अवसर दे कि बच्चे ऐसे करो, उससे उसकी उंगलियों की पकड़ मजबूत होगी। अब उन्हें चाहिए कि अगर बच्चा स्वयं से कुछ काम करे या खाना खाए तो उन्हें करने देना चाहिए। चीज़ें गिरेंगी, लेकिन ना अधीरे परेशान होकर ना ऐसे नहीं करना कि क्या तुम नहीं कर पाओगे, या ऐसे भी ना कहें कि ना तो तुम कर पाओगे, ना ऐसे कहें कि लाओ मैं कर देता हूँ। ऐसे नहीं करें, बच्चे को निरंतर प्रयास करने दें। जैसे उसके कार्य में सुधार हो तो उसकी प्रशंसा भी करें। इस तरह से ना माता पिता छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं, तो बच्चे के दोस्त को पूरा करने में प्रयास थोड़ा बहुत तो आरंभ कर ही सकते हैं घर पे। अब आता है भाग ख। भाग ख में मैंने ना इसमें अभ्यास 9 किया है। तो अभ्यास 9 पहले हमें लिख देना है कि 9 अभ्यास कौन सा है, फिर उसका हमें उद्देश्य लिखना है कि हम इस अभ्यास को करने के बाद क्या क्या सीख सकेंगे। जैसे हम जान सकेंगे आंगनबाड़ी में जो स्वास्थ्य व पोषक सेवाओं के बारे में माता पिता को किस हद तक जानकारी रहती है। बच्चे के माता पिता के साथ बातचीत करके यह पता लगा सकेंगे कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसके प्रभाव में किस हद तक बच्चे के स्वास्थ्य व पोषण संबंधी ज़रूरतों की देखभाल की जाती है। आंगनबाड़ी में गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दी जाने वाली स्वास्थ्य व पोषण सेवाओं के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के परिवार से इंटरव्यू करना है। तो पहले बच्चे के ये हम लिख लेंगे सवाल, ये हमारी ना प्रयोगात्मक नियमावली जो बुक है उसमें दिए गए हैं। पहला सवाल रहेगा बच्चे का नाम, फिर उम्र, आंगनबाड़ी कब से जाती है, क्या अब भी आंगनबाड़ी जाती है,
ये सब उनसे पूछ सकते हैं। अब ये ऐसे करके प्रश्न संख्या 2 है, उसमें भी कैसे पता चला आंगनबाड़ी है, ये सारे प्रश्न इनके हम उत्तर दे देंगे। जो भी हमने उनसे पूछा वो सब हम इसमें उनका उत्तर लिख देंगे, जो जो भी उन्होंने बताया। क्या आप जानते हैं आपका बच्चा आंगनबाड़ी में जैसे क्या क्या करता है? तो वो बता देती है कि हाँ वो खेलती है, खाना खाती है। तो ऐसे सब ऐसे करके एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तर हमें लिख देने हैं। ये कि कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, कि ये सारे लगाए गए हैं, ये सारे के सारे प्रश्न हम सारी की सारी सूचना ये सारी इकट्ठी करेंगे और हो जाएगा। फिर अगला है गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माता है, उसका इंटरव्यू लेना है अभी हमें। उसमें भी सेम यही है, जो हमने बच्चे की माँ का इंटरव्यू लिया था ना, तो बच्चे की इन्फॉर्मेशन भरी थी। इसमें हमें माँ की जो स्तनपान कराती है ना महिला या गर्भवती, जिसका भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके बारे में लिखना है। उसकी उम्र क्या है, बच्चे कितने हैं, वो सब सारा का सारा हम इसमें लिख देंगे और जो आंसर बताएगी वो लिख देंगे। आप ये सब भी लिख सकते हो क्योंकि ये सारे बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि ये मैंने पूरा का पूरा ये इंटरव्यू वाला प्रोसेस करके फिर बनाया है मैंने। ये सारे यहाँ पे भी सारे 10 प्रश्न हो गए। अब इसकी हमें रिपोर्ट लिखनी है कि आंगनबाड़ी कौन सी आंगनबाड़ी थी यहाँ पे। तो ये फरीदाबाद बल्लभगढ़ में सेक्टर 3 की आंगनबाड़ी थी। हम ये लिख देंगे, आपके पास में जो आंगनबाड़ी हो वो लिख देना, उसका एड्रेस लिख देना इस तरह से। अब यहाँ पे ना इसकी रिपोर्ट लिखनी है, तो जो बच्चे के माता पिता से ली गई इंटरव्यू से प्राप्त जो सूचना है उस बारे में मैंने इसमें लिख दिया है। तो आप इसमें देख सकते हैं जो जो मैंने उधर लिखा था, जो प्रश्न उत्तर जो उन्होंने दिए थे उसके बेस पे मैंने एक रिपोर्ट लिख दी। अब इसमें भी गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिला के बारे में जो रिपोर्ट थी वो लिख दी। अब इसका विश्लेषण कर देना है कि बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, पोषण, शिक्षा और पौष्टिक आहार मिलता है। तो हम ये लिख सकते हैं, अगर वो कहती नहीं मिलता तो हम ये लिखते कि नहीं मिलता, वो सब हम इसमें लिख सकते हैं। जागरूकता क्या है, इसकी जो आंगनबाड़ी है उसकी ना सुविधा व कार्य क्या क्या है, तो जागरूकता आती है, समुदाय की सहभागिता है, बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें पूरी करती है। फिर लास्ट में हम इसका निष्कर्ष लिख देंगे। भाग गए में अभ्यास 6 किया है। इसमें है 1 से 3 वर्ष के बच्चे के आहार अंतर ग्रहण संबंधी सूचना एकत्रित करना है। तो इसमें हमें क्या लिखना है कि बच्चों को खाने में ऐसे आहार देने चाहिए जो उनके उपयुक्त, अर्थात उन्हें खाने से उसे अच्छे से स्वस्थ व मजबूत बने। अब ये पौष्टिक आहार जो भी देने हैं इनका हमें सूचना रिकॉर्ड की अनुसूची बनानी है। पहचान ब्यौरे, पहले बच्चे की अनुसूची। तो पहले तो हमें दिनांक लिख देना है, ये ऊपर आ गया। स्थान कहाँ, फरीदाबाद सेक्टर 3 में मैंने लिया है। अब वही बच्चे का नाम, बच्चे की आयु, लिंग। परिवार के आर्थिक सामाजिक ब्यौरे, माता पिता क्या करते हैं, माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, आय के स्रोत, पारिवारिक संरचना में कितने महिलाएं घर पे, कितने पुरुष है, कितने बच्चे। अब आहार अंतर ग्रहण। अब आहार अंतर ग्रहण के अंदर क्या क्या है ये चार्ट बना दिया मैंने कि सुबह के नाश्ते में क्या लेते हैं, दोपहर का खाना क्या होता है, अल्पाहार, रात का भोजन, ये सब क्या होता है वो सब इसमें नोट कर दिया है। दूसरे बच्चे की अनुसूची बनाई, उसमें भी सेम वैसे ही उसका नाम, आयु, लिंग, फिर उनके माता पिता के बारे में लिख दिया, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय, आय के स्रोत आदि। अब पारिवारिक संरचना सेम, आहार अंतर ग्रहण के लिए मैंने ये आहार की योजना बना दी। उठते ही दोपहर का अन्य आहार, बाहर से कुछ आहार आता है, वो सब जो उन्होंने बताया। इस तरह से हम इसकी भी ये पूरी सूची बना देंगे। कितना कितना कच्ची सामग्री उसमें कितनी रहती है, कितनी पक्की सामग्री रहती है, इस तरह से हम ना पूरा का पूरा ये चार्ट बना लेंगे और हमारा ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आई होप आप लोगों को इससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आगे भी आपके लिए DECE NTT के बेस पे ना अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं अभी जल्द ना शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।